सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। अहम फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों और फौजी क़यादत ने आज एक बड़ी बैठक लगानी है, बड़े फैसले किए जाएंगे। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके बैकग्राउंड पर DG ISPR ब्रीफिंग देंगे तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को। तो एक प्लेटफॉर्म पर तमाम सियासी जमातें आई हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और उसके बाद में क्या फ़ैसला होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे। अगर कोई भी गलती या कोई भी एडवेंचर करने की भारत ने कोशिश की तो फौरी, मौसर और वाज़ेह जवाब दिया जाएगा। और इसी तनाजुर में भारत पर आलमी दबाव भी शदीदतर होता जा रहा है। पहलगाम वाक़े ने बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की साख को लर्जा कर रख दिया है। रूस, अमरीका, यूरोपीय ममालिक सभी एक जुबान हो चुके हैं कि भारत अब मजीद झूठ और फरेब से काम नहीं ले सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से बराह रास्त राबता करके शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान से संजीदा मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तस्वुर ही हौलनाक है। फ्रांसीसी मीडिया ने भी भारतीय चालबाजियां बेनकाब कर दी और बताया कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली वीडियोस तैयार की हैं जिनका पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। इन जाली वीडियोस को भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर बगैर तहकीक के नशर कर दिया गया। मुतासिरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ बयान किए जिससे भारत का फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। और दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड ने गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश कर दी है, जबकि अल जज़ीरा की जो तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है उसने तो BJP के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी कुछ इसी तरह के सवालात करता नजर आ रहा है। जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ हुआ कि 1500 से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरियों को बगैर सबूत गिरफ्तार किया गया, हज़ारों मकानात को बगैर किसी अदालती हुक्म के मुनहदिम कर दिया गया। अल जज़ीरा ने BJP की कश्मीर पॉलिसी को खुली आमरीत करार दिया। कहा अब जो भारत का प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा देर तक पर्दे में नहीं रह सकता। अब आलमी मीडिया हो, इंसानी हुकूक की तंजीमें हो, मुख्तलिफ ममालिक हो, हुकूमतें अब इस मामले को नज़रअंदाज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत को अब या तो सच सामने लाना होगा या दुनिया की नज़रों में मुकम्मल तौर पर बेनकाब होना पड़ेगा। भारत के पास रास्ता कोई नहीं बचा है। चारों तरफ से वो आहिस्ता आहिस्ता निर्गे में आता है। पूरी दुनिया को उसने एंगेज तो कर लिया, लेकिन फेस सेविंग के लिए अब उसके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि अपने अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कह दिया कि जब खुफिया रिपोर्ट थी तो उसके बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी? टेररिज्म का वाक़या कैसे पेश आ गया? खुद इंडिया के अंदर अब सवाल उठना शुरू हो गए। इस अहम मामले पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करूँगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर दिफाई तज्जियाकार साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इमरान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आज बड़ी बैठक होने जा रही है, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और फौजी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं और DG ISPR उनको ब्रीफ करेंगे सूरत हाल पर। ये कितना बड़ा जेस्चर होगा दुश्मन को? जी देखें, जेस्चर तो एक तरफ छोड़ें, ये एक्चुअली तो अगर कौम को एक पेज पर आना है तो ये तो हमें इस वक्त यानी वॉर टाइम के अंदर तो हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। अगर किसी को कोई गिला शिकवा है तो वो फिलहाल बालाए ताक रखें और इस वक्त मुल्क की बका के लिए तो वो जब तक नेशन एक नहीं होती वो जंगें नहीं जीती जाती जिसमें कौम एक साथ खड़ी नहीं खड़ी होती। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम को देख के अब लग रहा है कि वो सारे के सारे इस 1 पॉइंट एजेंडा पे मुत्तफिक हैं कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा होकर लड़ेगी। और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया अभी जो हमारा जो ये जो महाज नज़र आ रहा है अब तक का, उसमें बुरी तरह से पसपा हुआ है और सारी दुनिया में उसकी जगहसाई भी हो रही है। कोई प्रूफ को दे नहीं सका है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जहाँ पर वाक़या हुआ है वहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को तो छोड़े, उन्होंने अपने लोकल मीडिया तक को जाने की एक्सेस नहीं दी। तो इसका मतलब है कि वो देयर इज़ अ लॉट कुकिंग देयर। तो वो सारा आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होता जा रहा है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो एक्सपोजर में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन
मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट अपनी शेयर फ्रस्ट्रेशन में अपनी जेब मिटाने के लिए कोई ना कोई हरकत इस तरह की करेगी, जैसी उन्होंने पहले की थी 2019 में। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये उनको अच्छी तरह अंदाजा है। अब अगर वो कहीं जुर्रत करते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आने की और कोई हरकत करने की, तो फिर उसकी जो नताइज हैं उसकी जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान पर ही होगी। जंग शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन जंगें ख़त्म करने में कई साल बल्कि कई सदियां गुजर जाती हैं जंगें ख़त्म करने में। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि अगर DGISI ने ये फैसला किया है या अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो तमाम सियासी जमातों को बिला तफरीक, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया होगा कि वो सारे वहाँ पर बैठें और उनकी ब्रीफिंग भी सुने और जो सवालात उनके जहन में उनसे करें, ताकि हम सब एक पेज पर नजर आए। बिल्कुल, हम सब एक पेज पर नजर आए और नज़र भी आ रहे हैं। अब्दुल्ला, बड़ी बैठक हुई, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आई, DGISPR उनको ब्रीफ भी इस मामले पर उन्होंने किया। किस तरह देखते हैं, कितना बड़ा जेस्चर है ये दुनिया में इंटरनेशनली, ख़ास तौर पर जो कहा जा रहा था कि एक दूसरे के खिलाफ तनकीद हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये एक बहुत पैगाम है। जेस्चर तो दूर की बात है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी, कि पाकिस्तान जो है वो कौमी सतह के ऊपर यकजा है। क्योंकि कुछ अरसे से ये तासुर दिया जा रहा था, कुछ चंद जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिनको भारत की आशीर्वाद हासिल थी, जिनको इसराइल का ताउन हासिल था, जिनको तागूती ताकतों की जो है वो पीठ ठोंकी जा रही थी उनकी जानिब से, उन लोगों ने पाकिस्तान के अफवाज के मुतल्लिक, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत की हवा को जो है सियासी अंदाज में जो है वो सामने लाना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि वाकई ही कौम में एक इंतशार पैदा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नरेंद्र मोदी से एक बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक हो गई और नरेंद्र मोदी ये नहीं समझ पाया कि ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह जब एक दफ़ा कुफार की जानिब से ललकारा जाता है तो ला इलाहा के परचम के साए तले जो है ये इकट्ठे हो जाया करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है हमारी कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस टाइम पर एक पेज पे हैं। जहाँ तक आपने बात की, इसके बरक्स आप देख लीजिए कि भारत के अंदर आपको इस तरह का अखट जो है वो नहीं नजर आएगा, उनकी जानिब से कोई ब्रीफिंग नज़र नहीं आएगी, उनकी मिलिट्री की एक्सरसाइजेज नज़र नहीं आएंगी, उनके किसी मिसाइल का तजुर्बा आपके सामने नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी फ़ौज जो है वो तैयार नहीं है। उनकी जो नेवी है वो इस टाइम पे INS विक्रांत जो है उसको वापस बुला लिया गया क्योंकि उसको खतरात लाहक हैं पाकिस्तान के हार्पून और बाबर मिसाइल सिस्टम से। उनको जो है वो खतरात हैं कि उनके जो $9 बिलियन के राफेल जेट तैयारे आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई गिरा लिया जाए और पाकिस्तान के जो PL-15 मिसाइल सिस्टम आया है जो नया J-10C के ऊपर, वो कहीं ऐसा ना हो कि 200 किलोमीटर पहले ही उनको इंगेज कर ले। ये वो खतरात हैं। और फिर सबसे बढ़कर ख़तरा ये है कि उनकी फ़ौज जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी और जो अर्बन वॉरफेयर है उसके लिए तैयारी की उसने कश्मीर में ख़ास तौर पे। लेकिन जहां मामला, क्योंकि बॉर्डर में अगर क्रॉस करेंगे तो वो इंटरनेशनल वायलेशन कहलाएगी और इस पे दुनिया जो है पहले भी उनके साथ नहीं है तो मज़ीद उनके साथ जो है दुनिया आइसोलेशन का वो शिकार हो जाएंगे डिप्लोमेटिक का। तो एक तो ये जो आप बड़ी बैठक हुई, इसके अलावा सिफारती कोशिशों को पाकिस्तान की आप किस तरीके से देखते हैं? अब्बास इराक़ची भी आ रहे हैं, फिर इसके अलावा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया वज़ीर आज़म ने, चाइना की हिमायत हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, तुर्की की हिमायत भी हमारे साथ है और अमेरिका से भी उस तरीके का रिस्पॉन्स भारत को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इंडिया। इज टोटली आइसोलेटेड क्योंकि ये चोर की चोरी पकड़ी गई है। असल बात ये है कि जो पहले बहाना लगा जाते थे, ये जो इनकी इंटेलिजेंस लीक हुई है उस पर रही सही कसर निकल गई, इनका मुंह काला हो गया, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अवाम को भी फेस नहीं कर सकते, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को और पाकिस्तान अवाम को फेस नहीं कर सकते, तो ये जाएंगे कहाँ? समुद्र में डूब के मर जाएं। यही नरेंद्र मोदी के पास है। ये अभी भी समझता है गुजरात के रेलवे स्टेशन में ये चाय बेचता है। इसकी मेंटल थिंकिंग और इसकी चेंज नहीं हुई है। ये मेंटालिटी जो है ना चार की, जो टोले की है, जो अखंड भारत की, इनकी यही सोच है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसने हमारे लिए बहुत बड़ा आसानी की है कि हमारी पूरी कौम इकट्ठी हो गई, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो गई।
एंड द होल नेशन स्टैंडिंग बिहाइंड आर्म फोर्सेस। और यही फाइट ऑफ द नेशन, यही एक फौज की, अवाम की वो फौज, मुल्क की होती ताकत के वो पूरी कौम साथ खड़ी हो। इसके बाद हमने उनको ये भी बता दिया, अब्दाली की हमने और नया लॉन्च किया, बता दिया क्या क्या रेंज है, क्या कर सकता है, क्लियर बता दिया। 1-1 इंच एरिया इनका हमारा इनके मिसाइल की रेंज में है। फिर इनके राफेल जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने छुपा के अपने हैंगर पे बंद कर दिए बेस के अंदर। जो इनको पता चला कि हमने जैमिंग भी की है, हमारे पास जो ये PL-15 या ये मिसाइल्स हैं, ये 300 किलोमीटर बियॉन्ड भी रेंज से फायर करते हैं। यही उड़ेंगे, हम इनके हमारे कंट्रोल में होंगे। सो वहाँ भी चला गया कि काश हमारे पास राफेल होते और हम पाकिस्तान को पता नहीं क्या कर देते। भैया राफेल के ट्रैक होने पर तो फ़ज़ाई के नायब सरबराह SP धारकर को उन्होंने ओहदे से हटा दिया सर। तो अभी इन्होंने 3 अपने सीनियर मोस्ट जनरल को सैक किया। जी, DS राणा को किया, MV कुमार को किया, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्दर्न कमांडर को किया। उसके बाद उन्होंने ये किया डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को इस बात से किया, मेरे ख्याल उसने कह दिया जी हमारे पायलट जो है वो नाकाम रहे राफेल को डिटेक्ट करवाने के हवाले से। फिर इंटेलिजेंस के, डिफेंस इंटेलिजेंस के सरबराह DS राणा को भी किया। तो ये आप देख लें कि इस फौज क्या ये लड़ने के काबिल है, क्या इनकी इंस्पायरिंग कमांड है, क्या इनके लोग भूखे मर रहे हैं जो कश्मीर में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम पहलगाम में ले तो आए, हमें ना खाने को दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। खुदकुशी रेट इनका सबसे ज़्यादा, 3 दहाइयों में लड़ाई कोई लड़ी नहीं है। पाकिस्तानी की फ़ौज बैटल हार्डेंड है, हर रेजिमेंट 3-4 दफ़ा बैटल ग्राउंड फील्ड में जा चुकी है, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रही है। आपकी फ़ौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल है। बिल्कुल ऐसी आपने हिस्ट्री का बताया। वैसे भी हम पिछले 20-25 साल से जंग में ही हैं, हमें जंग से तो डराने की भारत कोशिश भी ना करे। इमरान इस्माइल साहब, और इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक से भी भारत हमें ना डराए, और उसका जो जवाब है वो, जैसे अब हारिस नवाज साहब ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तुम एक गिराओगे हम 2 से जवाब देंगे। आप लोगों के दौर में भी एक वाक़या आया था, 2 दरख्त गिराए थे बालाकोट में, फिर 2 उनके जेट गिराकर अब भरपूर जवाब दिया गया था, दुनिया को दिखाया था ऑपरेशन स्विफ्ट। और थोड़ा सा उसकी यादें मैं चाहूँगा ताज़ा करें, बताएं उस वक्त। अब भी जैसे रिलैक्स है हमारे यहाँ, तो पॉलिटिशियन, अवाम सभी रिलैक्स है, बस एक पेज पर ज़रूर है, आर्मी भी मुकम्मल तौर पर भारत को बेनकाब कर रही है। उस वक्त भी यकीनी तौर पर ऐसी ही सिचुएशन थी, सब एक प्लेटफॉर्म पर फौरी तौर पर आ गए थे। उस वक्त हम हुकूमत में थे और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था एयर चीफ को कि अगर कोई इंडियन एडवेंचर होता है तो उस सूरत में आप रिस्पॉन्ड करें और भरपूर तरीके से रिटेलिएट करें। और फिर हमारी आर्मी ने भी, आपको याद होगा कि आके उन्होंने कहा था कि वी विल सरप्राइज यू अगर आप ऐसा करेंगे तो, और वो फिर सरप्राइज दिया भी गया उनको। तो अभी सरप्राइज मेरा ख्याल है इंडिया भूला नहीं होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जज्बाती तकरीरें और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों के अंदर ये इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि अगर आप किसी न्यूक्लियर स्टेट के साथ मिस एडवेंचर करेंगे तो वो बात कहीं भी जा सकती है। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आए कि कोई न्यूक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े फ्रॉम द अदर साइड। लेकिन ये मामला है बहुत नाजुक और दोनों तरफ इस आग को या इस टेम्परेचर को ठंडा करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि आग लगाई उन्होंने, हमने तो कुछ नहीं कहा, ये आग तो उन्होंने लगाई, हमने तो रिस्पॉन्ड किया। और जाहिर है कि हमारा रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा होना था, क्योंकि अगर हम कोई हल्का या मेलो या माइल्ड रिस्पॉन्ड करते तो उससे वो इंडियन मॉरली वो फतह उनकी होती कि ये पाकिस्तान डर गया या कोई ऐसी चीज़ है। जबकि पाकिस्तान ने बड़ा अक्लमंदी और दानिशमंदाना तरीके से जो हुकूमती सतह के ऊपर है या जो आर्मी की लेवल के ऊपर जो रिस्पॉन्ड किया गया है, वो एक बहुत सोचा समझा और बहुत दानिशमंदाना तरीके से रिस्पॉन्ड किया है सो फार, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसी दानिशमंदी के साथ रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ तो इंडियन मीडिया पे तो लगता है कि जी वो बस अभी अभी बटन दबाएं और न्यूक्लियर चलाएं और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें। कोई कह रहा है हम बलूचिस्तान तोड़ देंगे, कोई कहता है जी हम कश्मीर के साथ वो गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, हम वो भी ले लेंगे। ये किसी के बाप का नहीं है, ये आके यहाँ पर अटैक करेंगे और आकर ले जाएंगे। हमारे पास हमने अपना खून पसीना बहा के अपने आप को, बिल्कुल पाकिस्तानी नेशन ने अपना खून देकर ये एटम बम और ये सारी चीज़ें बनाई हैं और इसकी हिफाजत करना जानते हैं। और ये हमने शादी पे चलाने के लिए नहीं बनाया था, हमने किसी मेहंदी पे या रुखसती पे नहीं चलाना था। ये अगर हिंदुस्तान ने ऐसी कोई बेहुदा हरकत की तो उसको भरपूर और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। वो हमें राफेल से डरा रहे हैं, हमारे पास उससे तगड़े जहाज आ गए हैं, हमारे पास P9 भी आ गए हैं, P17 भी आ गए हैं, JF-17 थंडर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद, जो हम उनसे एयरफोर्स में बाय फार सुपीरियर है, बाय फार।
कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तानी एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ। और ये बात बिल्कुल ठीक की जनरल साहब ने कि इंडियन आर्मी जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो तो एक आराम से घर बैठने वाली आर्मी है। जबकि हमारे आर्मी के जो लोग हैं, हमारी आर्मी जो है उन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ उन्होंने वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने जंगें लड़ी हैं, अमन कायम करने की अंदर कोशिश की है। ये तो आराम से घर बैठे रहे हैं। तो ये इनको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह पंगा लेने से पहले कि ये कहाँ छेड़ रहे हैं। अगर ये इन्होंने, मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान कुछ करेगा, लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की जरूरत की तो 99 से ज्यादा तगड़ा जवाब हिंदुस्तान को मिलेगा, ये उनको समझ लेना चाहिए। हारिस नवाज साहब, अल जजीरा की रिपोर्ट आई, उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया कि बीजेपी की कश्मीर पॉलिसियां जो है वो आमिराना है। ये भी कह दिया गया कि आबादियाती एजेंडा जो बीजेपी का है कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर की शनाख्त के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे सवालात उठाए, एक खुफिया रिपोर्ट थी, तो भाई फिर किस तरीके से अटैक हो गया, क्या कर रही थी हमारी एजेंसियां, किस तरीके से वहां पर टेररिस्ट पहुंच गए, 26 सया कैसे मारे गए। खुद इंडिया के अपने अंदर भी इस पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनली भी बेइज्जती भारत की हो रही है मोदी के थ्रू। देखें, बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि कितनी इनका मुंह काला हो रहा है। जो कुछ इन्होंने किया है मिजनरी फेल। अगर कोई, मुझे लगता है जैसे जिन बोतल में बंद करके ये लाइन ऑफ कंट्रोल से उठा के कोई ले गया, जाके पहलगाम में खोला है, बंदे मारे हैं, दोबारा बोतल में बंद किए और उसको वापस पाकिस्तान भेज दिए। ये कितने बेवकूफ़, इनकी खोपड़ी में अकल कोई नहीं। ये क्या, ये प्राइम मिनिस्टर और ये वार मॉन्गरिंग टोला है, क्या कर रहे हैं बताइए। इतनी बेइज्जती इन्होंने कराई है, इतनी आप कुछ। और सेकंड, मैं थिंक वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि इंडिया ने दोबारा कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। नाउ आई एम श्योर द वर्ल्ड हैज़ रियलाइज्ड दैट कश्मीर इशू हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्लेबिसाइट। सो अगर ये नहीं होता तो अब हमारा, हमने मेरे ख्याल में हमें शिमला एग्रीमेंट हमने सस्पेंड कर दिया है। मीन अब नो, इट इज़ अगेन इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर गुड लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है। दिस मीन्स कि वो इसको अभी भी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं। पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप कहीं भी जा सकता है, जहाँ जाना चाहे। इंडिया में वो श्रीनगर से आगे नहीं आने देते, इतने ही झूठे और बकार लोग हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान को चाहिए कि ये चाइना के थ्रू दोबारा एक रेजोल्यूशन लेकर आएँ और जाएँ, बात करें। बिकॉज न्यूक्लियर, कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है, और ये रीजन बड़ा ही वॉलेटाइल है। 2 न्यूक्लियर मुल्क, इंडिया को तो लगता है कि समझता नहीं है कि ना वो न्यूक्लियर मुल्क है ना पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है। तो इतने शॉर्ट साइटेड ये लोग हैं, इतने गैर जिम्मेदार। एनरिच्ड यूरेनियम कितनी दफ़ा इनका चोरी होता हुआ पकड़ा गया। क्या पाकिस्तान का कभी आज तक कोई लीकेज हो गया? हमारा कमांड एंड कंट्रोल, हर चीज़ इज परफेक्ट, और ये इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त वी आर ऑन वेरी वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। अगर इंडिया करता है तो since we are very high moral ground, we are going to play hell with Indian। और एक दफ़ा आप इनको सबक सिखाना चाहिए, जो हमारे साथ ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो ये अफगानिस्तान से कर रहे हैं, TTP को सपोर्ट कर हमें तंग कर रहे हैं, इधर से यहाँ कर रहे हैं। आई थिंक दे नीड टू लर्न सम लेसन। आई थिंक इट इज़ एनफ। और अभी पानी सर से गुजर गया है, इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर ये वॉर मॉन्गर्स को जिंगोइज्म जो ये दिखा रहे हैं, इनको सबक नहीं मिलता, मेरे ख्याल में दिस हाई टाइम दे मस्ट लर्न लेसन। भरपूर जवाब दिया था। अब्दुल हमीद गुल साहब, IMF को इंगेज करने की इंडिया ने कोशिश की, FATF की ग्रिल लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा डालने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया, बात नहीं बनी तो फिर अपनी जो IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के, वो उनको बरतरफ कर दिया, मुअत्तल कर दिया। किस तरह देखते हैं, यहाँ पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा इंडिया को IMF में भी? देखिए ना, इससे साफ नजर आ रहा है कि जो दिफाई सतह के ऊपर वो कमजोर हैं और वो दीगर काम करेंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब आप देखें, आपका जो मुकाबला है वो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि एक हिंदुत्व माइंडसेट से है। हिंदुस्तान जो है उसमें तो बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग भी रहते हैं, बड़े रीजनेबल लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुत्व माइंडसेट से तो खुद भारत को जो है बड़ी तकलीफ है और भारत जो है वो टुकड़े कर दिया जाएगा। ये देख लें आप, मुझे तो जो हालात नजर आ रहे हैं वो लग यही रहा है कि एक तीसरा पार्टीशन जो है वो किसी भी लम्हे तैयार है। और इसमें मेरा ख्याल है हमें तो यहाँ ट्रेंड चलाना चाहिए। शुक्रिया मोदी जी
क्योंकि मोदी साहब जो है वो तो पाकिस्तान को मुत्तहिद भी कर रहे हैं और भारत को जो है मुंतशिर भी कर रहे हैं। अभी जो देखने वाली बात यह है, आप देखें इकोनॉमिकली PSL के मैचेस हो रहे हैं इस टाइम पे, और PSL के मैच हो रहे हैं, अरबों खरबों लगे हुए हैं, 25 मई तक ये चलने हैं, और भारत कर रहा होगा अटैक। देखिए ना, ये बातें जरा कहीं दिल को भाती नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कॉरपोरेट इंडिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर नरेंद्र मोदी की तमाम हुकूमत कायम है, इलेक्शन में जो वोट लेके जिन्होंने लेके दिए, इनको पैसा दिया, फंड किया, कॉरपोरेट इंडिया जो है क्या अफोर्ड कर सकता है कि एक बम भी सिलिकॉन वैली के ऊपर आए और उसके बाद उसकी $400 बिलियन की इकोनॉमी जो है वो फारिग हो जाए? इस टाइम पे तकरीबन 13% जो भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर वॉर हुई तो हम अपने दफातर क्लोज कर देंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ले जाएंगे। और 21% वो वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं, 13% मजमूई और 21% वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत में हम जो है दफातर क्लोज कर देंगे। तीसरी जानिब जो उनकी एयरलाइंस हैं, उनको जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, 2 घंटे कम से कम और 4 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे की परवाजें जो हैं वो तवील हो गई हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है। इसके अलावा जो है लोगों को तकालीफ, और दूसरे एयरपोर्ट्स जो हैं उनके साथ हॉस्पिटैलिटी ना होने की वजह से इंडियन एयरलाइन को और दीगर जो वहाँ एयरलाइंस हैं उनको तकलीफ का सामना है। तीसरी चीज जो है वो आपका जो जितने भी ये ट्रेड इंडिया कर रहा है गैर मुमालिक के साथ, इस टाइम पे ऑलरेडी वॉर सरचार्ज जो है वो लागू हो गया है। जो जितनी भी शिपिंग कंपनीज हैं वो उन्होंने वॉर सरचार्ज जो है लगाना शुरू कर दिया है। फी कंटेनर मिनिमम भी जो है वो $100 से $200 है। आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे बर्दाश्त होगा, ये किस तरह से वो बर्दाश्त करेंगे? और ये तो कॉर्पोरेट इंडिया जो है ये तो मारा जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है वो दुरुस्त होने वाला है, और ये जल्द दुरुस्त कर देंगे इंशाल्लाह सर, हम दुरुस्त कर देंगे। पहले भी किया था 2019 में भी, आगे भी कर देंगे। में बगावत आ गई भी है। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत में अंदरूनी बगावत की चिंगारियां शोला बनने लगी हैं। टूट फूट का आगाज हो चुका है। खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऐलान किया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सिख पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन होंगे। उन्होंने 2 टोक मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खालिस्तान रेफरेंडम को आगे बढ़ाया जाए और हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि खालिस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर भी आज़ाद होगा और खालिस्तान की आज़ादी के साथ पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र भी शुरू होगा। और दूसरी जानिब भारत में किसानों का एहतजाज भी शुरू हो चुका है। इस एहतजाज ने हुकूमत के कदम उखाड़ कर दिए हैं, बीजेपी की हुकूमत को परेशान कर दिया है। दिल्ली की तरफ हज़ारों किसानों की पेशकदमी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और इंतज़ामिया हाथ मलती रह गई है। एहतजाज की जो नई लहर है उसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं और हुकूमत पर दबाव तेजी से बढ़ता रहा है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी आवाम खुलकर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। मंजर आम पर आने वाली वीडियोस में भारतीय शहरी खुद मोदी हुकूमत और सरकारी मीडिया की साख पर सवालात उठा रहे हैं कि अंदर का इंतशार अब किसी से छुपा नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह बीजेपी के बुलंद बांग दावे ज़मीनी हकीकतों के सामने रेत की दीवार बन चुके हैं। भारत एक भड़कते हुए आतिश फिशा के धाने पर खड़ा है और ये सब मोदी की वजह से हुआ है। इस मामले पर बात कर लेंगे इमरान इस्माइल साहब। ये जो अंदरूनी बगावत है भारत में, इसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। खालिस्तान तहरीक को एक नई रूह मिल चुकी है। फिर नागालैंड को देखें, मगरबी बंगाल को देखें, सूरत हाल भारत के लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही। तो क्या ये कहा जा सकता है कि मोदी की पॉलिसियां भारत को ही ज़्यादा डैमेज कर रही हैं? देखें, मोदी बड़ा सक्सेसफुल रहा है इकोनॉमिकली इंडिया को आगे ले जाने में, और उसने इकोनॉमिक रिलीफ दिया है, इंडिया में बिजनेस बढ़ा है, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगे थे और दोबारा वो इलेक्ट हुआ। लेकिन मोदी को ये ख्याल है कि वो हमेशा वॉर के ज़रिए जो है वो लोगों के दिल जीत लेता है हिंदुस्तान में और वो आगे इलेक्शन में आगे आ जाता है। अब मोदी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। कांग्रेस और दीगर जमातों का जो इत्तेहाद है, आम आदमी पार्टी और दूसरी केजरीवाल वगैरह,
उनका बड़ा प्रेशर है और लगता नहीं कि मोदी आगे इलेक्शन जीतने के काबिल होगा। तो मोदी का ये एडवेंचर भी जो है उस नज़रिए से भी हमें देखना चाहिए कि वो शायद अपने आने वाले इंतखाबात की तैयारी के लिए और लोगों को दिखाना चाहता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के काबिल है या उसने हमला किया है। आने वाले इंतखाबात तो इमरान साहब दूर है, खुद इंडिया के अंदर ही रिपोर्ट सामने आई है जिसमें नौजवान सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई अगर कहीं पे कोई फौतगी हो जाती है तो फिर आप ताज़ियत करने के लिए वहां पर जाए ना, आप बिहार क्यों चले गए इलेक्शन कैंपेन के लिए? हालांकि थोड़ा सा दूर है अभी बिहार में इलेक्शन, तो बिहार के इलेक्शन के लिए सब कुछ करवाया नहीं। और इसके अलावा ये मुझे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, वो ये है कि जी आपने इतनी बड़ी वहाँ पे आर्म फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं और फर्ज कर लें अगर ये पाकिस्तान से ये कार्रवाई की गई तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से बंदा अंदर आया, 400-600 किलोमीटर अंदर आके उसने ये कार्रवाई भी की और वो वहाँ से चला भी गया, तो वो ये कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है इंडियन अपनी कहानी के मुताबिक, जो उनकी मन गढ़ंत कहानी है उसके मुताबिक भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। तो पहले तो इंडिया को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने सिक्योरिटी लैब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी आर्मी इस काबिल है कि नहीं है। और मोदी ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है अपनी आर्मी को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। जिस तरह से वो जनरल्स को सैक कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त न वो उनसे मुतमईन है और न वो उनसे मुतमईन है। तो मोदी इस वक्त बहुत बड़े फिक्स में है, एक बहुत बड़े मुश्किल का शिकार है कि अगर वो टेम्परेचर्स यहाँ तक ले आए हैं कि उनको पाकिस्तान पर अटैक करना है और पाकिस्तान पर अटैक करने से उनकी अपनी आर्मी और उनकी अपनी फोर्सेस जो है वो पीछे हट रही हैं कि इस वक्त अटैक का वक्त नहीं है, पाकिस्तान पर हमला नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बड़ा तहलका होगा ये एशिया के अंदर अगर इंडिया ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो लिहाजा वो मोदी अपने दाम में खुद ही इस वक्त फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। वो मैं देख रहा हूँ कि जो आज भी मोदी ने तकरीर की, आपने देखा होगा गालिबन जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी तकरीर की और अपना प्रोग्राम दिया है, उसमें भी मैं जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो अगर आप देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि कन्फ्यूजन का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो कन्फ्यूजन का शिकार है। कोई उनका लफ्ज़ मानी नहीं रख रहा था, कोई लफ्ज़ जो है बिल्कुल शफाफ नहीं था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं, बल्कि एक कन्फ्यूज पर्सनैलिटी सामने नज़र आ रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने बड़े अरसे अपना पेट काट के और अपना खून पिला के हमने जो तैयारियां की थी अपनी डिफेंस के लिए वो आज काम आ रही हैं। और जो लोग सवालात उठाते थे कि जी ये क्या ज़रूरत है इतने बड़े डिफेंस की, उनको आज पता लग गया होगा कि इस डिफेंस की क्या ज़रूरत है। अगर ये इतना बड़ा डिफेंस और अगर हमारे पास इतनी ताकत ना होती कि हम हिंदुस्तान को, यानी हमारी सिर्फ ज़बानी गोलाबारी नहीं है, ये इंडिया को अच्छी तरह पता है कि हमारी आर्म कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो आज लोगों को पता लग गया होगा जो तनकीद करते हैं इस डिफेंस बजट के ऊपर या डिफेंस सिस्टम के ऊपर कि वो किस लिए किस दिन के लिए था, वो इसी दिन के लिए। आज से तो अगर ये हम कमज़ोर होते, डिफेंस हमारा डिफेंस लाइन कमज़ोर होती तो इन्होंने तो कब का हमें खा जाना था, इन्होंने कब हमें कबूल किया। ये तो हमेशा से कहते हैं जी हम तो गद्दार हैं जिन्होंने हिंदुस्तान तोड़ा। अगर हिस्ट्री में जाएं पीछे तो हिंदुस्तान तो कभी भी नहीं तोड़ा हमने। हिंदुस्तान क्या था? हिंदुस्तान तो कोई 56-57 प्रिंसली स्टेट्स थी मिलके वो हिंदुस्तान था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, पाकिस्तान भी उस वक्त उसी का हिस्सा था। ये तो मुल्क बना है 1947 में, इससे पहले तो नहीं था। ये तो प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने इलाक़ किया हुआ था। तो लिहाजा पाकिस्तान तो एक, हिंदुस्तान भी एक मुल्क वजूद में आया, पाकिस्तान भी एक मुल्क वजूद में आया। ये इनका इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पे कि जी हमने मुल्क तोड़ा है और जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने गद्दारी की, कोई गद्दारी नहीं की। हमने तो अपना मुल्क लिया, उन्होंने अपना मुल्क लिया। बांग्लादेश में इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ, इन्होंने वहाँ पे घुसे, इन्होंने वहाँ पे बदमाशी किया। कश्मीर में इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ। हमने तो बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे और हम पीस लविंग नेशन है। हमारे स्ट्रॉन्ग डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी मुल्क पर चढ़ जाएं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक हमने किसी पर चढ़ाई नहीं की और ना हमारा कोई इरादा है। लेकिन हमारे ऊपर कोई आएगा, हमारे तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो इंशाअल्लाह उसको भरपूर जवाब दिएगा। बिल्कुल। अब्दुल्ला बिल्कुल साहब, बांग्लादेश के साबिक जनरल फजलुर रहमान साहब जो डॉक्टर यूनुस के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने मशवरा दिया है बांग्लादेशी हुकूमत को कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करता है या ऐसे कोई गलती करता है तो हमारे पास गोल्डन चांस होगा, हम मगरबी बंगाल की रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लें। तो उधर से बांग्लादेश, चाइना, यहाँ पाकिस्तान बिल्कुल ही चारों तरफ से निर्गे में आ गया इंडिया। तो जी ये देखिए ना आप, इसके अंदर मैं समझता हूं कि आजकल के दौर के अंदर टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है वो मुमकिन नहीं होगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बांग्लादेश के ये कहने से
अब भारतीय फौज जो है वो वहां से कुमक के तौर पर इस बॉर्डर के ऊपर, जो कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, इसके ऊपर वो फौज नहीं भिजवा सकती क्योंकि वहां उनको तकालीफ हैं। इसी तरीके से जो उनकी नक्सलाइट की 7 स्टेट्स हैं वहां से भी फौज नहीं बुलवाई जा सकती। सिखों ने जो है वो उनको वैसे ही इनकार कर दिया और कहा है कि अगर सिख इलाके से गुजरेंगे, यानी कि पंजाब से गुजरेंगे, तो फिर भारतीय फौज को जो है वो मुदाफ़त का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो पन्नू सिंह ने ये कहा है कि जो सिख लोग हैं, सिख फौजी हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जुई का शिकार हिस्सा ना बने। और उसके नतीजे में 2 रेजिमेंट्स में अभी भारत में फायरिंग हुई, जिसमें 5 सिख सोल्जर जो थे उनको मार दिया गया। अब ये तो चले बातें हैं जो कि हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि होने वाला क्या है उस पर गौर करना चाहिए। क्या सरहदों को बढ़ाना चाहता है भारत? तो ये सिर्फ फजूल बात है। तो फिर वो करना क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस टाइम पे फेस सेविंग दे दें। उसके लिए वो पानी का इस्तेमाल करेगा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन करेगा। जाहिर है जब वायलेशन अरूज पे पहुंचेगी तो पाकिस्तान मजबूरन फिर एक दफ़ा जंग के मैदान में खड़ा होगा। दूसरी जानिब जो है वो आपके नेवल ब्लॉकेड करेगा। वो चाहेगा कि आपकी जो सामान और रसद की जितनी भी अपनाए हुरमुज के अंदर जो आपकी आमदोरफ्त है उसको जो है वो कर्टेल करे। इसके लिए भारत के पास एक बड़ी नेवी है, लेकिन पाकिस्तान की नेवी छोटी होने के बावजूद एक बड़ी मजबूत और माहिराना किस्म की जो नेवी है ये मौजूद है। और उसकी तारीफ खुद इंडियन नेवल चीफ जो है वो ये कह चुका है। अभी हालिया उसका बयान आया कि जिसमें वो ये कहता है कि मैं हैरान हूँ पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती हुई नेवी के ऊपर। तो ये बातें नेवी के हवाले से। अब हमें खारजा महाज के ऊपर जो कमजोरियां हैं उनको सामने रखना है। देखें जवाद साहब, मसला यहाँ ये है कि पूरी फौज तैयार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फौज का मूड जो है वो जारहाना है, चाहे वो हमारी बर्री हो, चाहे वो फजाई हो, चाहे हमारी बहरी हो। लेकिन जो हमारी इस टाइम पे खारजा पॉलिसी है उसके अंदर मेरे ख्याल में मजीद तकवियत पहुंचाने की जरूरत है। खास तौर पे जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बयान दिया कि इंडिया को मौका दिया जाए कि वो स्टीम आउट कर लें, वेंट आउट कर लें, अपना एंगर अनलीश कर दें। ये बातों के ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जो मजबूत और जामे रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो मैंने नहीं देखा। मैं समझता हूं कि सिर्फ तमाम जिम्मेदारियां अफवाज के ऊपर डाल के आराम से जो हुकूमत है वो उसको अभी कुछ काम करने हैं। हुकूमत एक्टिव है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज उन्होंने रब्ता किया मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से। हमारे वजीर खारजा भी मुसलसल एक्टिव हैं, हम मनसबों से राबिता कर रहे हैं। उनके राबितों की ही काविश है। जो ईरान के वजीर खारजा कल पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे, फिर वो इंडिया भी जाएंगे बात करने के लिए। मुमकिन है हारिस नवाज साहब, खालिस्तान तहरीक को तमाम तर सिनेरियो में एक नई रूह मिली है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इंडिया के अंदर हम पहली पाकिस्तान के लिए दिफाई लाइन होंगे। और उधर से किसानों की एक बार फिर से पहले जो किसानों का एहतजाज था मोदी के लिए दर्द सर बना हुआ था वो दोबारा शुरू हो चुका है। दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च करना शुरू हो गए। हुकूमत के कदम उखाड़ कर रख दिए हैं इस एहतजाज ने। परेशानियां तो इंटरनली बहुत बढ़ गई हैं मोदी की। देखें इंटरनली ये टोटल डिवाइडेड है। अब्दुल्ला गुल जो बात कर रहे थे, देखें अगर 15 रियासतें सोवियत यूनियन की विद इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी मिलिट्री माइट के साथ टूट सकती हैं, तो ये फौज जो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, जो कंट्रोल नहीं। 7 सिस्टर्स सब नाराज बैठे हैं, वहाँ पर अलग मूवमेंट चल रही है। कश्मीरी इनको मारने के लिए तैयार बैठे हैं, खालिस्तान के सिख इनको मारने के लिए बैठे हैं, मणिपुर में क्रिश्चियन सारे इनके खिलाफ हैं। दालत की ज़िंदगी हराम की है। 25 करोड़ अब 22 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने अजाब कर दिया। ये इसके बाद ये जो जिंगोइज्म और ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं आरएस के गुंडे, आई थिंक इंडिया की, मैं यकीन करूँ ये नरेंद्र मोदी अगर एक और टेनोर रहता है तो ये इंडिया को तोड़ देगा। ये इंडिया को आप देखें कैसे हिस्से बिखरे करेगा। ये मुझे लगता है एजेंडा ही इसका ही है, इसकी सोच ही नहीं है। ये चाहता है अखंड भारत, सिर्फ हिंदू स्टेट के साथ जो आपकी बाकी टूट जाएंगी वो उसको नजर नहीं आता। शाइनिंग इंडिया से ब्रोकन इंडिया की तरफ सफर होगा। देखिए इस सब कॉन्टिनेंट में इसका जो डिज़ाइन है ना वो ये है, पूरा सब कॉन्टिनेंट ऑल ये बर्मा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सब पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड दे गो टू अफगानिस्तान, ये इसकी सोच है। इन्होंने तो हिंदुओं ने कभी हुकूमत की नहीं है, ये 47 के बाद ही किए ना हिंदुस्तान बने। पहले तो दे डोंट हैव नो, पहले मुगल से 600-700 साल
उससे पहले सारे जो भी अफगानिस्तान से आता था यहाँ आके कब्जा करके बैठ जाता था। तो इसलिए ये जो है ना, इनको फिर इसका इलाज देखें। ये जो इस तरह की है, ये जो नरेंद्र मोदी टाइप लोग हैं ना, जो मैं आई डोंट से कि सारे हिंदू ऐसे, दे आर मॉडरेट, दे आर रिस्पेक्टफुल, और वो बहुत इसके खिलाफ भी हैं। इनको जितना सर पे डंडा मारेंगे ये राम राम करेंगे। जहां आप ढीले होंगे, जैसे आपने इनके अभिनंदन को छोड़ दिया, इन्होंने जाकर उसको बहुत बड़ा इक्वालिटी अवार्ड दे दिया। इन्होंने जहाँ किया खैबर एक्सप्रेस पे, जाफर एक्सप्रेस पे क्या किया हमने, कुछ नहीं। So now we have to really pay them in the same coin. इनका इलाज ये है। अभी देखें चुप करके बैठ गए, ये छुपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, जाके आया और सीधा बिहार में इलेक्शन की बात क्यों कहता है, शहीदों का के तौर पे आप हमें वोट दें। ये इसने मारता है और ये करता है। जी बिल्कुल ठीक। He is totally lost. बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ब्रिगेड साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑफेंसिव पॉलिसी अगर हमने जरा सी भी वीकनेस दिखाई, अपीजमेंट पॉलिसी दिखाई, तो फिर हम नहीं बचेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो नेशनल कोहेरेंस आज देख रहे हैं, ये खुदा न खास्ता डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, आपने ये जो एक नमूना बिठाया हुआ है, जो पिछले 9 साल से हमने एक दहशतगर्द पकड़ा, जो दुनिया का दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा हाजिर सर्विस जो है, वो एक कमांडर जो है कुलभूषण यादव बिठाया है, इसकी जो है वो गले में माला कब डालेंगे हम? कब हम मौका फराहम करेंगे कि इसकी तस्वीरों के ऊपर भारतीय जो है वो मालाएं डालें और इसको हैंग हिम हाई एंड गिव द मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर टू इंडिया। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हारिस नवाज साहब, इमरान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं वो पाकिस्तान को तो इतना नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं, ख़ुद भारत तकसीम के दर पे है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।